ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं कि योग का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए और इससे क्या असर पड़ता है हमारे शरीर पर, और हम किस तरीके से मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। या आप पढ़िए किस तरीके से कैसे हुई योग दिवस की शुरुआत। पीएम मोदी ने योग दिवस की शुरुआत के लिए पहल की थी इसको लेकर, जो कि पूरे विश्व ने समझी भी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का आह्वान भी किया था। 27 सितंबर 2014 को दुनिया भर में पीएम मोदी की तरफ से आह्वान हुआ था। महासभा ने प्रस्ताव के बाद सिर्फ 3 महीने के अंदर इसके आयोजन का ऐलान भी कर दिया था। 11 दिसंबर 2014 को ऐलान किया गया और 21 जून को योग दिवस के रूप में इसे मनाया गया और तब से ये कारवां लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत और योग दिवस का महत्व समझिए। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, यानी कि सबसे पहला, जब एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ था पूरी दुनिया के सामने। इसमें पीएम मोदी के नेतृत्व में 35,000 से अधिक लोगों ने योग किया था। यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तरह से अलग अलग देशों के अलग अलग व्यक्ति इसमें जुड़े थे और एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ था। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने देश के सामने एक रिकॉर्ड भी कायम किया था। इस समारोह ने 2 गिनीज रिकॉर्ड्स हासिल किए थे। पहला रिकॉर्ड 35,985 लोगों के साथ सबसे बड़ा योग क्लास के रूप में सामने आया था। दूसरा रिकॉर्ड 84 देशों के लोगों से उनकी ओर से इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का ये रिकॉर्ड भी बना था। तो भारत और योग को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत से ही समझ में आती है। अब बताते हैं योग क्या है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ना है। योग के मूल रूप से 2 अर्थ माने गए हैं, पहला जुड़ना और दूसरा समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते तब तक समाधि से स्तर को प्राप्त करना मुश्किल होता है। यह सिर्फ व्यायाम पर निर्भर नहीं है, बल्कि विज्ञान पर आधारित शारीरिक क्रिया भी है। इसमें मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का एक दूसरे से मिलन होता है। तो न केवल ये शारीरिक प्रक्रिया है, बल्कि आपको भीतर से मजबूत करती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि धैर्यशील बनाती है। इसके साथ ही मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य कायम होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन। ये जीवन को सही प्रकार से जीने का एक मार्ग है, जो एक राह दिखाता है, प्रशस्त करता है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को चला सकते हैं। अब आपको बताते हैं योग के फायदे क्या हैं। योग से शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है। ये पूरे विश्व के सामने है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है इसको लेकर, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की महत्वता को समझाते हैं कि किस तरीके से योग हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। योग से मन शांत रहता है, तनाव दूर होता है, योग से अच्छी नींद भी आती है, योग से पाचन भी सही रहता है, योग से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, योग मांसपेशियों को पुष्ट भी करता है, योग शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। तो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस? 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुनने की एक खास वजह है। ये दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन भी होता है। चलिए, हम आपको लगातार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे दिवस के रूप में योग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री भी खुद इस बात को 6 सालों से आपके सामने दोहरा रहे हैं और हमने देखा कि किस तरीके से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। तो इसी बात को और ज्यादा गहनता से समझाने के लिए हमारे साथ योग गुरु जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम समझेंगे, जानेंगे। सरदार हवा सिंह सैनी जी हमारे साथ। सबसे पहले हवा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफाश पर। ठीक है, धन्यवाद जी। हवा सिंह जी, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री जी और तमाम देशों के मुख्यमंत्री ये बात को समझा रहे हैं कि योग का महत्व क्या है, हम आपसे गहनता से समझना चाहते हैं कि आखिरकार योग का महत्व क्या है, ये किस तरीके से सीधे तौर पर
शरीर को फायदा पहुंचाता है, मानसिक रूप से मजबूत करता है, और ऐसी मानसिक रूप से किस हिस्से पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है? जी, योग जी एक जीवन है। जी योग से आदमी अपने आप को बुजुर्ग या बूढ़ा नहीं महसूस करता। योग से ऊर्जा बड़ी मिलती है बॉडी के अंदर। ये देखिए, आप रामायण में लिखा है कि रामचंद्र जी ने 10,000 साल तक जिंदा रहे हैं तो योग करते थे बड़े दिल से। उस वक्त जितने भी लोग थे वो सब योग करते थे। उसके बीच में आए पतंजलि ऋषि। वो बहुत खुराक से आदमी मजबूत नहीं होता, योग से मजबूत होता है। पतंजलि ऋषि की क्या खुराक थी? जो पेड़ों से फल गिर जाते थे, कच्चे पक्के पत्ते गिरते थे, वो कूट के खाते थे और वो उससे इतने मजबूत हो गए जो कि आज जो हम ये देश में विदेश में प्रचलित है, तो ये योग अपना योग दिवस मना रहे हैं पतंजलि ऋषि की मेहरबानी से। कृष्ण जी 5,500 साल जिंदा रहे हैं और न 5,500 साल पहले पैदा हुए हैं, 125 साल जिंदा रहे हैं। और योगी राज कृष्ण चंद्र उनका नाम पड़ा है। बहुत योग करते थे। तो योग तो एक जीवन है आदमी का। सुबह उठ के 2-4 चीजों का अभ्यास भी करना चाहिए। उठे आदमी ये नहीं कि बेड टी ले ले, हमने आयुर्वेद की तरफ भी चलना चाहिए। योग का बड़ा भारी दायरा है, छोटा दायरा नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है। आप प्राणायाम करें। सुबह उठ के सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके और 2 लहसुन की पोथी काट के मुंह में डाल के और गर्म पानी पिए तो आपके ज्वाइंट भी ठीक होंगे, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये आप सुबह सुबह करें। दिन में आप नीम के पत्ते उबाल के, जो 1952 से कर रहे हो जी, 85 साल उम्र है मेरी, नीम के पत्ते तोड़ के और वो उबाल के और उस पानी एक बाल्टी में रख लें। जो भी परिवार का आदमी नहाए एक डब्बा उसमें डाल ले, तो उससे आपके बॉडी के अंदर जो गंदे जरासीम है वो सब मर जाएंगे और कोरोना से बड़ा भारी लाभ होगा। ये आप सुबह लहसुन और नीम के पत्ते, शाम को हल्दी वाला दूध, हल्दी ले आए, उसको कूटे अच्छे घर में, आधा चम्मच दूध में डाल के उबाल के पिए तो उससे क्या होगा ताकि ये कोरोना नाम की जो भयंकर बीमारी है ये आपके नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी सारी कड़वी होगी, नीम के पत्ते से कड़वी हो गई है। और खाने का भी कोशिश करें। आप भोजन जो बनाए, सब्जी जो बनाए, सब्जी को पहले गर्म पानी से धोएं, नमक डाल के, फिर धोएं, उसके बाद उस सब्जी को बनाए 6-7 दफा। राधा स्वामी सत्संग घर में 7 दफा सब्जी धोई जाती है। तो ये इस टाइप से हम खाली प्राणायाम और योगा से बॉडी नहीं, चारों तरफ से हमारे दुश्मन है। क्योंकि सब्जी में स्टार्टिंग में ही दवाई डलती है, फिर डलती है, फिर डलती है, जब तक हमारे मुंह तक जाती है उसमें दवाई का स्प्रे होता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें। प्राणायाम करें, फिर आके फ्रेश होके प्राणायाम करें, कपाल भाती करें, थोड़ा सा शरीरी योग भी करें, तब जाके ये शरीर ठीक रहेगा। हम खुद करेंगे तो लोगों को भी कराएंगे। अभी मैंने डिविजनल कमिश्नर अपना डॉक्टर सुरेश जी, उनको जुकाम की बड़ी भारी दिक्कत थी, 10 दिन लगाए हैं और मैंने उनका जुकाम ठीक कर दिया। उन्होंने खुद कहा कि भाई मेरा जीवन बदल दिया। तो योग में बहुत बड़ी चीजें आती है जी। खाली एक योग में ये नहीं कि प्राणायाम कर लिया, आपने दंड बैठक लगा ली, बहुत चीजें आती है। तो योग में स्टार्टिंग में कोशिश करें, बैठे चौकड़ा मार के और भस्त्रिका प्राणायाम करें, लंबे लंबे सांस लें, लंबे लंबे छोड़े। उसके बाद आप कपाल भाती करें, थोड़े पैर खोलें, पैर अंदर की तरफ करें, बाहर की तरफ जिनको बांटे आते हैं पैरों में बांटे, वो बाहर की तरफ ना करें, अंदर की तरफ खींचे यूं। तो ये आपके पैर पिंडलियों की नसें मजबूत हो जाएगी। अभी एक सज्जन मेरे साथ बैठे हैं, मैंने उनको ये एक व्यायाम बताया था और उनकी पिंडलियों का दर्द दूर हो गया। तो मैंने ये 81 साल की उम्र है, 1952 में मैं इस लाइन में आ गया था। मेरा शरीर तो मुझे तो पता नहीं जी बुढ़ापा कब आएगा, जवानी कब आएगी। मैं तो मेहनत करता हूँ, यहाँ भी
पार्क में। जी हवा सिंह जी, एक आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा शरीर की कौन से हिस्से पर असर पड़ता है और ये किस तरीके से मानसिक रूप से मजबूत करता है, चाहे वह एक किसी भी बीमारी का अगर मरीज हो उस पर किसका कितना असर पड़ता है, और ऐसे में शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से हिस्से पर पड़ता है इस चीज का? कपाल भाती सारे बॉडी का व्यायाम होता है। पेट जिनके लटक जाते हैं, पेट में ही बीमारी पैदा होती है, पेट लटक जाते हैं। आप कपाल भाती करेंगे तो पेट की एक्सरसाइज हो रही है बड़ी जबरदस्त, आपकी नसें मजबूत हो जाएंगी। इससे आपके पेट का जो सिस्टम ठीक होगा, सारी बॉडी का सिस्टम ठीक हो जाएगा। अलोम विलोम करें आप, पूरा सांस खाली करें, पूरा भरें। ये 3 साढ़े 3 की आपके फेफड़े फूलने चाहिए, ये फूलने चाहिए। ये इससे आपका पैर के नाखून से लेके सिर की चोटी तक तमाम वास होगी नाड़ियां आपकी। ये छोटे छोटे प्राणायाम है लेकिन बड़े लाभकारी। जी हवा सिंह जी, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ ये एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे सरोकार रखता है। आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसे कोरोना काल में परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं, लोग मानसिक तनाव ज्यादा लेते हैं, परेशान ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पिछले बहुत समय से हम देख रहे हैं कि लोग 4 दीवारी में कैद थे, कुछ करने को होता नहीं था, बोरियत महसूस हो रही थी। लेकिन अब हालांकि यह हकीकत है कि सब चीजें खोल दी गई हैं, लेकिन अभी भी जो तनाव है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है लोगों का। तो ऐसी परिस्थितियों में वो कौन से आसन हैं, वो कौन सी क्रियाएं हैं जिसका सीधा असर मानसिक रूप से मजबूत करे, और ऐसी वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं उनका नाम बता दीजिए, क्योंकि ताकि लोग उसको घर पर अपने ट्राई कर सकें और ताकि उनको सीधा लाभ मिल सके। बस्ती का प्राणायाम है, इससे पूरा सांस निकलता है। छोटे छोटे छिद्र है आपके फेफड़ों के अंदर, उनमें ऑक्सीजन जानी शुरू हो जाती है। फेफड़ा एक ऐसी चीज है आपके जिसमें 20% भी अगर वो काम करते हैं तो मरने नहीं देते आदमी को। जब आपके 100% फेफड़े काम करेंगे तो कोरोना की कोई भी बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। तो ये बस्ती का पूरा करें कम से कम 100 दफा। ये फूल के फेफड़े नाक से छोड़ दिया, और फिर आप करें कपाल भाती, फिर आप अनुलोम विलोम, ये पूरा श्वास भरें। ये पूरी बॉडी का सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी बॉडी का व्यायाम हो गया। तो इससे जब हमारे पूरी बॉडी में ऊर्जा गई, ऑक्सीजन गई, सब नस नाड़ी छोटे से छोटी नस नाड़ी चालू होगी, तो फिर बीमारी कहाँ आई। और मैंने खाने के लिए आपको बताया है, तो ये काम 3 जरूर करें। गिलो बेल की छोटी सी इतनी लकड़ी मुंह में रख ले, उसको चूसते रहे। कभी कभी लौंग भी मुंह में चूसते रहे, तो मुंह की जो बीमारियां हैं तो सब की सब निकल जाएंगी। तो ये छोटी छोटी बातों से है जी। अगर कोई शीर्षासन कर सकता है तो नीचे का ब्लड ऊपर, ऊपर का नीचे, बहुत बढ़िया आसन है। नेहरू जी 64 साल की उम्र में करते थे, और भी हमारे योगी करते थे। आप लेट के धनुरासन करें, धनुरासन से पूरा आप पवन मुक्त आसन करें। पवन मुक्त आसन से आपके पेट की सारी बाधाएं दूर की, सारी गैस बाहर निकल की और आपकी बॉडी बलवान हो जाएगी, बीमारी को नजदीक हो जाएगी। और ऐसे में और इस परिस्थितियों में अगर कोई कोरोना का मरीज है तो इस बात को कैसे समझे, क्योंकि उनके सामने तो सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार हम भीतर से मजबूत कैसे हो जाएं, मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो जाएं। अगर वह योग नहीं करते तो किस तरीके की वो चीजें अपनाएं कि भीतर से अपने आप को मजबूत पाएं, कोरोना से लड़ने में सक्षम हो पाएं, मानसिक रूप से भीतर से मजबूत हो जाएं। कोरोना से तो ऐसा है जी कि जो मरीज है उसने अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। प्राणायाम तो लाइट सी चीज है, प्राणायाम कर ले थोड़ा सा। जैसे मैंने नीम का पानी सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है। नीम के पानी से स्नान करें, 2 बारी 3 बारी स्नान करें। ये खारिश, एलर्जी, ये सारी की सारी दूर हो जाएगी। फिर कोरोना वाला कोशिश करें कि फल खाएं लेकिन धो के खाएं, सब्जी खाएं धो के खाएं पूरी, ये नहीं कि सब्जी को ऐसे खाएं। अब केला भी खाते हैं आप, तो केले के ऊपर भी जरासीन होते हैं, और ये ऊपर वो केले को केमिकल के अंदर डुबो के बाहर रखते हैं। कभी केले को धोकर फिर खाएं आप। सब हर जगह से बचना पड़ेगा ना जी। अब हम सारा दिन घूमते आदमी में तो दिक्कत नहीं। सवेरे 2:45 बजे उठे हैं, फ्रेश हुए, भगवान की बंदगी करी, और मैं 4 बजे मंडी जाता हूँ। फिर ये जो हमारे योगी साथी है इनके लिए फल फूल लेके आता हूँ, जूस बनाते हैं, 10-12 चीज को पिलाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोरोना कोई ऐसी बात थोड़ी चिपट जाएगी। जब हमारे अंदर ताकत है तो सामने वाले की हिम्मत नहीं हमारे नजदीक आ जाएगी। कोरोना की क्या ताकत है?
आप प्राणायाम करें, योगा करें, शुद्ध खाएं, जैसे मैंने कहा ऐसे नहाएं, बिल्कुल भी नजदीक नहीं आएगा कोरोना। चलिए हवा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए, जुड़े आप हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो योग का अपने आप में बहुत महत्व है, लेकिन ऐसे में और ज्यादा महत्वता इसकी तब बढ़ जाती है जब ऐसे में लोग ऐसी परिस्थितियों से घिरे हों। कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग भली भांति जानते हैं। ऐसे में योग का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तभी इस बार की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, कि योग एट होम, योग विद फैमिली, इस तरीके से थीम को आगे बढ़ाया जा रहा है और लगातार इसका प्रसार भी किया जा रहा है कि लोग इस बात की बानगी को समझे, इस बात की महत्वता को समझे। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ धीरज शर्मा और रवीना आचार्य भी जुड़ चुके हैं राजस्थान से, जो आपको बताएंगे किस तरीके से महत्व बढ़ता जा रहा है और क्यों जरूरी होता जा रहा है। धीरज शर्मा जी और रवीना आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। सबसे पहले धन्यवाद सर। जी धीरज जी, आपका जो कोऑर्डिनेशन है ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से बन रहा है, आप लोगों को किस तरीके से समझाएंगे कि योग अपनी दिनचर्या में शामिल करें और ये कितना जरूरी हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में और ज्यादा? हाँ सर, योग खाना खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए जी। और वही सुबह करो वही शाम करो, 3 से 4 घंटे का टाइम करना चाहिए जी खाना खाने के बाद। और इसका जी जी धीरज जी, आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से समझा पाएं तो हमारे दर्शक ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन में जब लोग घिरे हुए हैं, हर तरफ से चिंताएं हैं, परेशान हैं, तो आप कुछ ऐसे आसन करके दिखा सकते हैं कि लोग इस बात को समझें कि वो तनाव मुक्त हो सके, परेशानी से दूर रह सके, चिंता को बिल्कुल भी आसपास न घूमने दें, और शरीर को किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे भीतर से, मानसिक रूप से, और वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है? अगर आप प्रैक्टिकल रूप से इसको करके दिखाएं तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शक समझ पाएंगे। जिससे घुटनों की बीमारी है, जो भी साइड इफेक्ट होंगे, जो भी समस्या है उसके लिए निवारण है, घुटनों की समस्या के लिए। जी होता है जो अपने रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है। जी जी सर, तो हम आपको प्रैक्टिकल के रूप में पश्चिमोत्तानासन करके बताएंगे। जी बताइए। हम आपको पश्चिमोत्तानासन करके बता रहे हैं, जिसमें हमेशा कमर की रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए जी, पाँव पूरे खींचे हुए होने चाहिए, घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। और पश्चिमोत्तानासन करते समय बॉडी पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके साथ आप पूरे अपने हाथ ऊपर करोगे, फिर धीरे धीरे आप नीचे जाओगे, अंगूठे को पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पे लगाते हुए पूरी चेस्ट अपनी थाई पे लगानी जी जिस तरह मैं कर रही हूँ। एक बार आप देखिए, अब धीरे धीरे ऊपर होना है, 10 सेकेंड होल्ड करते हुए वापस रिलैक्स पोजीशन में आना है। इसको अपन स्टार्टिंग के टाइम 5 से 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं जी। इसके बाद हम 20 से 30 सेकेंड और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे ये इम्प्रूव होता है और इससे जो अपना साइड पेट है वो कम होता है, रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है और जो थाई के पास जो फैट होता है वो भी कम होता है और अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से रहता है। जी, अगर आपसे इस बारे में समझना चाहें कि ऐसी परिस्थितियों में प्राणायाम किस तरीके से अपनी महत्वता को दर्शाता है, लोग इस बात को किस तरीके से समझें, और क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इस बात को अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि प्राणायाम बहुत जरूरी है, तो वो चीज है, जो क्रिया है वो आप करके दिखाइए और हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिरकार प्राणायाम किस तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। प्राणायाम का मतलब होता है अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल करना। जी, अपन अपनी सांस पे कैसे कंट्रोल करते हैं वो अपन प्राणायाम द्वारा सीख सकते हैं। तो प्राणायाम अलग अलग होते हैं जी, जिसके अंदर अनुलोम विलोम, कपालभाति, केली, भामरी, ये सभी आते हैं। लेकिन जब भी हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं अपनी सांस पे कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके लिए बेसिक करना होता है। बेसिक के अंदर कुंभक कैसे करते हैं, रेचक कैसे करते हैं और पूरक कैसे करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले अपन को सांस लेना होता है,
फिर होल्ड करना होता है, फिर छोड़ना होता है। इससे क्या होता है कि अपन अपने सांस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब अपन अपने सांस पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उसके बाद अपन अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीतली, भ्रामरी का प्रयास करेंगे। पहले अपन को अपना बेसिक मजबूत करना होता है, और जब अपना श्वास अपने कंट्रोल में होगा, तो जैसे ये कोविड-19 महामारी चल रही है जो कि अपने श्वास से रिलेटेड ही है, तो उससे अपन निवास इजीली पा सकते हैं। तो हम आपको एक बार कैसे कुंभक करते, कैसे रेचक करते और कैसे पूरा करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखिए बताते हैं। जब हम सांस अंदर लेंगे वो होता है अपने लिए रेचक, और जिसको अपन होल्ड करेंगे वो होता है कुंभक, और जब अपन वापस बाहर करेंगे वो होता है पूरा। तो हम एक बार आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं जी। ये जो अभ्यास किया वो अपना कुंभक, रेचक और पूरक जी। था। और अब हम धीरज जी और अनुलोम रवीना जी, विलोम ऐसे में अगर कोई कोरोना का मरीज है तो प्राणायाम उसके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? क्योंकि एक इसका लक्षण भी माना जाता है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और क्योंकि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, इसका सीधा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, इसका सीधा असर मानसिक रूप से भी पड़ता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा असर वह किस तरीके से करता है, और कोरोना से लड़ने के लिए कितना कारगर है प्राणायाम? इसके लिए सर, हेलो जी धीरज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, किसके लिए जी कह रहा हूँ? धीरज जी, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो प्राणायाम है, क्योंकि कोरोना का अगर कोई मरीज है उसके अंदर लक्षण पाया जाता है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत है, तो उन मरीजों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है प्राणायाम, और सबसे ज्यादा असर किस चीज पर पड़ता है? क्योंकि जब सांस लेने में दिक्कत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ता है, मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है पहले की अपेक्षा। तो ऐसे में वो किस तरीके से समझे कि प्राणायाम कौन से हिस्से पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसका मजबूत करता है उसे? यदि अपन प्राणायाम करते हैं तो अपना श्वसन तंत्र मजबूत होता है, और जी। अपन अपने श्वसन पर कंट्रोल करना सीखते हैं। और जो कोविड-19 महामारी है वो भी, जो कोरोना है, सबसे ज्यादा प्रभावित अपने श्वसन तंत्र को करता है। और यदि अपन डेली कंटिन्यू 10 से 15 मिनट की प्राणायाम करें तो अपना श्वसन तंत्र मजबूत होगा और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो कोरोना फैलने की जो चेन है वो टूट जाएगी, और जिसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होगी उसका कोरोना का कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। चलिए धीरज जी और रवीना जी, आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में ऐसी वो 5 कौन सी क्रियाएं हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है उन मरीजों के लिए, या फिर कोई मरीज है भी नहीं उनके लिए भी? तो कौन सी वो क्रियाएं हैं, कौन से योगासन है जो अगर आप करके भी दिखाएं तो हमारे दर्शक ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, आपको भी उसमें अगर कोई दिक्कत ना हो तो करने में? उसको कोरोना हो रखा है जी। तो उसके लिए सबसे पहले सर उनको अपने ब्रीथ पे कंट्रोल करने सीखने के लिए 10-10 सेकंड उनको अपने सांस को होल्ड करना सीखना पड़ेगा। जी। उसके बाद उनको अनुलोम विलोम करना, उसके बाद उनको कपालभाति करना, वो भी 10-10 सेकंड, और उसके बाद उनको भ्रामरी प्राणायाम करना, जिनसे उनका जो अपने ईयर में जो फ्यूल होता है, जो कंसंट्रेट पावर को बढ़ाता है, वो भी इंक्रीज होगा। और चूंकि ऐसी परिस्थितियों में लगातार बहुत से दावे किए जा रहे हैं, चूंकि वैक्सीन अभी तक बनी हुई नहीं है, लगातार इस पर काम चल रहा है, शोध चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, तो ऐसे में योग का हम कितना महत्व समझे ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना का कोई मरीज है, कितना महत्व है, और किस तरीके से उस बीमारी को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कितना जरूरी है? जैसे जैसे इम्यूनिटी सिस्टम अपने बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, उससे कोरोना दूर भागेगा और श्वसन तंत्र अपना मजबूत होगा, इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम योग में योगासन करते हैं। योग का तो बहुत बड़ा मीन होता है। योग का मतलब होता है सर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, जिसमें सब ये बुद्धि सब आते हैं। हम योगासन प्राणायाम करते हैं ना, तो कोरोना के लिए अभी तो कोई वैक्सीन नहीं बनी है सर, लेकिन यदि अपन उससे निवास पाना चाहते हैं तो सर अपन है ना जो प्राणायाम करके और आसन करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के उससे अपन कोरोना को कम कर सकते हैं। और ये
मरीज इससे ठीक भी हो रहे हैं, यदि आप प्रैक्टिकल इसको लागू करें तो WHO। चलिए धीरज जी, रवीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से हम क्रियाएं करके, योगासन करके, और वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, योगासन है, हम करके अपने आप को भीतर से मजबूत कर सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, रवीना जी। तो हम आपको लगातार यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस बात की महत्वता को समझना होगा, संजीदगी से लेना होगा कि अगर आप अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करते हैं, अगर पूरे दिन में अगर आप आधा घंटा भी अलग अलग तरीके से योग करते हैं, योगासन करते हैं और अलग अलग क्रियाएं करते हैं, सबसे जरूरी प्राणायाम करते हैं, तो किस तरीके से आपकी दिनचर्या में बदलाव आता है और परिस्थितियां लगातार बदलती जाती हैं। और क्योंकि परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं, कोरोना काल है, लोग चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और सबसे बेहतरीन इसका यही विकल्प है कि आप योग करें, दिनचर्या में शामिल करें। इस बात को खुद प्रधानमंत्री भी लगातार समझाते रहे हैं, 6 साल हो चुके हैं समझाते हुए, और लोग इस बात को समझ भी नहीं रहे। सबसे बड़ी बात समझ रहे हैं, और कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बात को इस बात से समझ सकते हैं कि सबसे पहली बार जब ये बात और प्रस्ताव सामने रखा गया था तो एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ था। तो लगातार आप योग कीजिए, इस बात की महत्वता को समझिए, और न केवल ये दिन बनकर रह जाए बल्कि इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।